हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज के हमारे इस लाइव टेस्ट के अंदर आपको पर क्वेश्चन 5 से 7 सेकंड का समय दिया जाएगा और इसी समय अंतराल के अंदर जो देखना है आपको कि कितने क्वेश्चन आप जो है सही कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो दोस्तों, ये बात आप वीडियो के एंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न गवाते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। दोस्तों, जीव और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है लेवोजियर, ऑप्शन डी है लेमार्क। तो दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि नंबर 1 पे जो हमारा ऑप्शन है उस पे है अरस्तु। तो दोस्तों, हमको पता है कि जो जीव और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है वो अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो न्यूटन है वो तो भौतिकी से संबंधित है और लेवोजियर वो वैज्ञानिक है जिन्होंने रसायन विज्ञान की खोज की, और लेमार्क वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले जीव शब्द की खोज की थी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है आपके पास में डार्विन, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है आइंस्टीन। हाँ दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन ए पे है डार्विन, ऑप्शन बी पे है गैलीलियो, ऑप्शन सी पे है न्यूटन, ऑप्शन डी पे है आइंस्टीन। तो दोस्तों, आपको पता है कि सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले वैज्ञानिक है न्यूटन। इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम देखा था कि एक पेड़ के ऊपर से जो सेव आकर नीचे गिरा था, तो इन्होंने सोचा कि ये सेव नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो दोस्तों, इसी के चलते इन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की नियम की खोज की थी, और इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी के केंद्र की ओर एक ऐसा बल लगता है जिसके द्वारा हर एक चीज़ जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर खींची चली आती है। इसी को गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है वीनर, ऑप्शन सी है मेंडल, ऑप्शन डी है अरस्तु। तो दोस्तों, हाँ फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन जो ए है, इन्होंने ही सबसे पहले जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। दोस्तों, जो विनर है, इन्होंने दो वैज्ञानिक थे, लैंडस्टीनर और विनर, इन्होंने सबसे पहले RH फैक्टर की खोज की थी लगभग 1940 के समय में। दोस्तों, मेंडल जो है, इन्होंने सबसे पहले जो है आनुवांशिकता की खोज की थी, और इन्हीं को आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मटर के पौधे पर विपर्यासी लक्षणों के माध्यम से इन्होंने ही आनुवांशिकता की खोज की थी। दोस्तों, अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए है आउटो ग्रंथि, ऑप्शन बी है पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है थाइमस ग्रंथि, और ऑप्शन डी है आपके पास में पीयूष ग्रंथि। तो आपको बताना है। हाँ दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए पर जो आउटो ग्रंथि है दोस्तों, इसी ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसी ग्रंथि को जो है थायराइड ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और हमको पता है कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा ही थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। दोस्तों, पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन का स्रावण होता है, और थाइमस ग्रंथि
यह एक ऐसी ग्रंथि है जैसे जैसे मनुष्य का बुढ़ापा आता है वैसे वैसे शरीर से ये गायब होती जाती है। दोस्तों शरीर के ऊपर की ओर ये पाई जाती है छाती के अंदर। पीयूष ग्रंथि, दोस्तों पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी ग्रंथि के द्वारा सारी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। और पीयूष ग्रंथि एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसके ऊपर हाइपोथैलेमस ग्रंथि का नियंत्रण होता है। दोस्तों इसीलिए हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। दोस्तों वह कौन सी रक्त वाहिनी है जो खून को हृदय से शरीर की ओर लेकर जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारे पास में शिरा, ऑप्शन बी है धमनी, ऑप्शन सी है महाधमनी और ऑप्शन डी है महाधमनी महाशिरा। हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो है शिरा। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है जो अलग अलग प्रकार से काम करती है। एक होती है जो हमारे शरीर का शुद्ध रक्त एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, तो दूसरी अशुद्ध रक्त ले जाने का काम करती है। दोस्तों अगर हमारे अंगों से हृदय की ओर अगर रक्त आ रहा है तो वो रक्त होगा अशुद्ध रक्त, और हमारे हृदय से अगर अंगों की ओर रक्त जा रहा है तो वो रक्त होगा हमारा शुद्ध रक्त। तो दोस्तों हमें पता है कि शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनियों के अंदर बहता है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन जो है सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो ऑप्शन ए है इसके अंदर किलोमीटर, ऑप्शन बी है मीटर, ऑप्शन सी है पारसेक और ऑप्शन डी है प्रकाश वर्ष। हाँ दोस्तों देखिए, ऑप्शन जो ए है वो हमें पता है कि कोई ख़ास बड़ी इकाई नहीं है, और ऑप्शन जो बी है वो तो किलोमीटर से भी छोटी इकाई है। दोस्तों ऑप्शन जो सी है पारसेक, वही दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है। दोस्तों प्रकाश वर्ष क्या होता है? इसे इंग्लिश के अंदर लाइट ईयर भी कहते हैं। दोस्तों प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष के अंदर जो प्रकाश की किरण है वो लगभग 4 साल से जो दूरी तय करती है उसी को प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपके पास में यहाँ पर टाइलिन, ऑप्शन बी है लाइपेज, ऑप्शन सी है रेनिन, ऑप्शन डी है पेप्सिन। हाँ दोस्तों देखिए, ऑप्शन जो ए है टाइलिन जो है इसी का दूसरा नाम एमाइलेज होता है। दोस्तों टाइलिन का ही दूसरा नाम एमाइलेज होता है, और हमारी लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन ही होता है। दोस्तों लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करने में काम में आता है, और जो रेनिन है वो दूध का पाचन करने में काम में आता है, और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करने में काम आता है। तो दोस्तों टाइलिन जो है हमारे मुंह के अंदर होता है, लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है, और लाइपेज जो है वो छोटी आंत के अंदर वसा का पाचन करने में काम में आता है, और रेनिन जो है ये आमाशय के अंदर दूध का पाचन करने में काम में आता है, और पेप्सिन जो है आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करने में काम में आता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करती है। वह कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करती है? तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे मुंह के अंदर हम जो भी अनाज ग्रहण करते हैं तो वह सबसे पहले एक स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सबसे पहले एक स्टार्च के रूप में होता है। दोस्तों जब इसका पाचन होता है तो ये धीरे धीरे जो है एक शर्करा के रूप में बदलता है, और उसी को कहते हैं माल्टोज। दोस्तों माल्टोज एक शर्करा है। तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर एमाइलेज, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर लाइपेज, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर पेप्सिन, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर लाइसोजाइम। हाँ दोस्तों,
तो हाँ दोस्तों, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो टाइलिन एंजाइम था उसी का दूसरा नाम था एमाइलेज। टाइलिन का ही दूसरा नाम यहाँ पर था एमाइलेज। तो दोस्तों, जो स्टार्च होती है, अनाज जो होता है, एक स्टार्च के रूप में जब हमारे मुंह के अंदर होता है उसे माल्टोज शर्करा के रूप में बदला जाता है। तो दोस्तों वह एमाइलेज एंजाइम के द्वारा ही बदला जाता है। दोस्तों एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो है एक प्रोटीन का रूप होते हैं जो कि हमारे जीवन का एक जैव उत्प्रेरक पदार्थ भी होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है लाइपेज, ये हमने देखा कि वसा के पाचन में हमारे काम में आता है, छोटी आंत में, और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करने में काम में आता है। दोस्तों लाइसोजाइम जो है ये भी हमारे मुंह के लार ग्रंथियों में ही पाया जाता है। दोस्तों हमारे मुंह के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। इनमें से एक एंजाइम होता है टाइलिन और दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। तो दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम जो है हमारे आँखों के अंदर भी उपस्थित होता है और इसका काम एक ही होता है कि ये जो शरीर के अंदर हमारे भोजन के साथ में जो भी बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं उनका विनाश करने का काम करता है, और आँखों के अंदर भी ये बैक्टीरिया का ही विनाश करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? राइट, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी? दोस्तों निम्न में से कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज की थी? दोस्तों ऑप्शन ए आता है यहाँ पे जे थॉमसन, ऑप्शन बी आता है जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी आता है गोल्डस्टीन और ऑप्शन डी आता है यहाँ पर रदरफोर्ड। हाँ ना दोस्तों तो आपने देखा होगा कि जो जे थॉमसन है, ऑप्शन ए जो है जे थॉमसन, उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों जेम्स चैडविक जो है इन्होंने ही सबसे पहले जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों इनकी एक ट्रिक होती है, ईंट पर गोल्ड नाचे, ईंट पर गोल्ड नाचे, ईंट पर गोल्ड नाचे। क्या है दोस्तों? ईंट पर गोल्ड नाचे। ई से होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और उसके खोजकर्ता थॉमसन। पर से यहाँ पर होता है हमारा प्रोटॉन और उसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन। दोस्तों ना से हमारा यहाँ पर होता है न्यूट्रॉन और उसके खोजकर्ता जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए आता है यहाँ पर हमारा जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी आता है हमारा यहाँ पर रदरफोर्ड, ऑप्शन सी आता है यहाँ पर हमारा मेंडलीफ और ऑप्शन डी आता है यहाँ पर नील्स बोर। तो आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? हाँ दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन जो ए है जॉन डाल्टन, आपको पता है कि इन्होंने सबसे पहले जो है परमाणु की संरचना के लिए अपना मॉडल दिया था। और यहाँ पर जो रदरफोर्ड है, इन्होंने ही सबसे पहले एक सोने की पतली परत के ऊपर हीलियम के नाभिक कणों की बौछार करा के ये बताया था कि परमाणु के जो बीच का केंद्र का जो भाग होता है ये एक धनावेशित गोला होता है, और इसी को इन्होंने सबसे पहले नाम दिया था नाभिक। तो दोस्तों नाभिक के अंदर एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। दोस्तों अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर हमारा परमाणु का द्रव्यमान निकलेगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा रदरफोर्ड। निम्न में से आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों एक होती है आवर्त सारणी और उसी के अंदर कुछ चेंजेस करके उसको बनाया गया आधुनिक आवर्त सारणी। दोस्तों हमें पता है कि ऑप्शन ए है यहाँ पर मेंडलीफ, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर हेनरी मोजले, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर रदरफोर्ड। हाँ दोस्तों, तो हम देखते हैं कि जो ऑप्शन ए है हमारा, इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज की थी। दोस्तों इन्होंने ही सबसे पहले जो है आवर्त सारणी की खोज की थी, और उन्हीं की आवर्त सारणी के अंदर कुछ चेंजेस करके हेनरी मोजले ने एक आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था,
जिसके अंदर इन्होंने 7 आवर्त रखे थे और 18 खड़े वर्ग रखे थे। दोस्तों जॉन डाल्टन ने हमने देखा कि सबसे पहले जो है परमाणु की संरचना को लेकर अपना एक मॉडल दिया था और रदरफोर्ड ने जो है नाभिक की खोज की थी। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों में ऊपर से नीचे आने पर नाभिकीय आकर्षण बल घटेगा या बढ़ेगा या फिर स्थिर रहेगा। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम वर्गों में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो नाभिकीय आकर्षण बल जो है घटेगा या फिर बढ़ेगा या फिर अस्थिर रहेगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर बढ़ेगा, ऑप्शन बी है हमारे यहाँ पर घटेगा, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। हाँ दोस्तों, तो देखिए एक थोड़ी सी बात समझते हैं हम। देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके अंदर हेनरी मोज़ले ने लगभग 7 जो है आवर्त रखे थे और 18 जो है खड़े वर्ग रखे थे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आवर्त नंबर हमारा 1 है इसके परमाणु के चारों तरफ जो है आवर्त की संख्या 1 ही रहेगी, यानी 1 ही जो है इसमें सर्किल रहेगा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, जैसे 5 नंबर पे है तो इसके चारों तरफ जो है 5 सर्किल बनेंगे और अगर 7 पर जाएंगे तो इसके चारों तरफ जो है 7 सर्किल बनेंगे। तो दोस्तों इसके साथ में हमको एक चीज़ ये समझनी है कि ऊपर से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो माना कि परमाणु के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती है और उसके अंदर जो है नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ में हमको एक बात ये याद रखनी है कि जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ये जो आवर्त होते हैं ये 7 बहुत ज़्यादा आवर्त हो जाते हैं और इस बाहरी कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर पकड़े रहना अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बस की बात नहीं होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार आवर्त की ज़्यादा संख्या होने के कारण जो है नाभिकीय आकर्षण बल जो है वो यहाँ पर घटेगा। तो ऑप्शन हमारा रहेगा बी सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वह तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, यानी जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है हाइड्रोजन, डी है ऑर्गन। हाँ दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन ए जो नाइट्रोजन है इसके अंदर भी न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन बी जो है इसके अंदर भी न्यूट्रॉन होते हैं और ऑप्शन जो डी है आर्गन, यह एक अक्रिय गैस है। तो दोस्तों हमें यह देखना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसके अंदर जो परमाणु क्रमांक दिए गए थे वो उनमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर दिए गए थे। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि सबसे पहले जो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर नंबर 1 पर जो हमारा तत्व है वो कौन सा है, तो वो है हमारा हाइड्रोजन। दोस्तों क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं है होने के कारण इनको जो है आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर क्रमांक संख्या 1 उपस्थित हुई। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा सी हाइड्रोजन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की खोज किसने की थी। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारे यहाँ पर डी ब्रोगली, ऑप्शन बी है हमारे यहाँ पर न्यूटन, ऑप्शन सी है हमारे यहाँ पर आइंस्टीन, ऑप्शन डी है हमारे यहाँ पर हाइजेनबर्ग। हाँ दोस्तों, तो देखिए हमें ये बात पता है कि जो प्रकाश जो है उसकी प्रकृति किस प्रकृति की होती है। उसकी जो प्रकृति होती है वो एक तो होती है कण के रूप में। किसके रूप में होती है दोस्तों, कण के रूप में होती है। एक होती है यहाँ पर तरंग के रूप में, एक होती है यहाँ पर तरंग के रूप में। और दोस्तों एक प्रकृति जो होती है यहाँ पर जो होती है वो होती है द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति होती है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले जो प्रकाश का कणीय सिद्धांत दिया था, यानी कण के रूप में प्रकाश जो है एक जगह से दूसरी जगह पर गमन करता है, वो बताया था न्यूटन ने। कण की प्रकृति बताई थी वैज्ञानिक न्यूटन ने।
दोस्तों तरंग की प्रकृति बताई थी, ये सबसे पहले ये बताया था कि मतलब जो प्रकाश है वो एक तरंग के माध्यम में एक जगह से दूसरी जगह पर संचरण करता है, तो वो बताया था यहाँ पर हाइजेनबर्ग ने। दोस्तों एक प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, जिसके अंदर ये है कि जो प्रकाश कण के माध्यम में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है, तो ये बताया था सबसे पहले वैज्ञानिक डी ब्रोगली के द्वारा। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों जो प्रकाश के छोटे छोटे कण होते हैं दोस्तों, उन्हीं को जो है फोटोन के नाम से जाना जाता है, और इनके बारे में बताया था सबसे पहले वैज्ञानिक न्यूटन ने। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्य रूप से पौधों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। दोस्तों वह तत्व जो मुख्य रूप से पौधों के अंदर उपस्थित होना जरूरी है, वह कौन सा तत्व है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास में यहाँ पर मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है हमारे पास में यहाँ पर फॉस्फोरस, ऑप्शन सी है हमारे पास में यहाँ पर नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है हमारे पास में यहाँ पर कैल्शियम। हाँ दोस्तों, तो देखिए जो ऑप्शन ए है Mg यानी मैग्नीशियम जो है आधुनिक आवर्त सारणी में 12 नंबर पे आता है, और इसकी संयोजकता भी धनात्मक होती है, संयोजकता होती है इसकी 2। तो दोस्तों जो मैग्नीशियम तत्व है यही वो तत्व है जो पौधों के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। और दोस्तों अगर पौधों के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो जो पौधे के पत्ते जो होते हैं वो धीरे धीरे पीले पड़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा ए, मैग्नीशियम। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा आपसे, पौधों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों पौधे के अंदर जल के परिवहन यानी जल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम कौन करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर फ्लोएम, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर जाइलेम, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर क्लोरोफिल। हाँ दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन जो ए है यहाँ पर दोस्तों, इसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा कि हम देखते हैं कि जो जल का परिवहन करवाते हैं वो होते हैं जाइलम। जल का परिवहन कौन करवाते हैं, जाइलम करवाते हैं जल का परिवहन। और जो हम यहाँ से एक चीज़ समझते हैं एफ से, जो पहला अक्षर है यहाँ पर एफ फ्लोएम का, हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर या फिर पौधों के अंदर जो खाद्य पदार्थ या भोजन सामग्री जो होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है फ्लोएम। तो हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है कि पौधों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन सा है। तो जल के परिवहन के लिए जाइलम उत्तरदायी रहेगा। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से हीटर का तार बना होता है। दोस्तों हीटर का तार किस चीज़ का बना होता है। ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर टंगस्टन, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर नाइक्रोम, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर पित्तल, और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर तांबे का। हाँ दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन ए पर जो टंगस्टन है, ऑप्शन ए पर जो टंगस्टन है ये हमें पता है कि यह एक जो है उच्च गलनांक वाली धातु है जो कि बल्ब के अंदर काम में ली जाती है। दोस्तों इसका जो गलनांक बिंदु होता है वो होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के लमसम। ऑप्शन बी पर यहाँ पर जो नाइक्रोम है दोस्तों यही वो है तार है जो हीटर के अंदर काम में लिया जाता है। या फिर पूछे कि प्रेस के अंदर कौन सा तार काम में लिया जाता है, तो दोस्तों हीटर और प्रेस दोनों के ही अंदर ही नाइक्रोम का ही तार काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। यानी प्रकाश के जो है वेग यानी एक तरंग के माध्यम में सबसे पहले प्रकाश के वेग का ज्ञात किसने किया था। तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर न्यूटन, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर आइंस्टीन, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर रोमर, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर डी ब्रोगली।
तो दोस्तों देखते हैं कि ऑप्शन जो ए है न्यूटन, उन्होंने जो है गति के नियम दिए थे और मतलब कि इन्होंने गति के नियम दिए थे। और यहाँ पर जो बी है आइंस्टीन, इन्होंने जो है एक द्रव्य और पिंड और प्रकाश के बीच में इन्होंने E बराबर mc² का जो है इन्होंने समीकरण दिया था। और ऑप्शन सी यहाँ पर जो है हमारा रोमर। तो दोस्तों सबसे पहले प्रकाश के वेग को ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रोमर, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले प्रकाश की गति का पता लगाया था। दोस्तों यहाँ पर जो डी है ऑप्शन डी ब्रोगली, इन्होंने प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में सबसे पहले बताया था। अगला क्वेश्चन है हमारा आपसे, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु वह कौन सी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है और धातु भी है। तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर पारा, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर ब्रोमीन, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर आयोडीन और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर सोडियम। हाँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो ए है पारा, मरकरी यानी, तो दोस्तों यही वह धातु है जो धातु होते हुए भी द्रव्य अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है ब्रोमीन, वो एक अधातु है और वो भी द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। दोनों ही क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने वाले हैं। यह जो है एक अधातु है और यह एक धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाने वाला लेंस कौन सा है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने वाला लेंस कौन सा है। ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर कॉनकेव लेंस, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर सिलेंड्रिकल लेंस। हाँ दोस्तों, तो देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन ए है कॉन्वेक्स लेंस, तो दोस्तों इसी को जो है उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं और इसी को जो है अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। और हमें पता है कि ये जो है प्रकाश की किरणों को एक फोकस बिंदु पर ये जो है केंद्रित कर देता है। ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर कॉनकेव लेंस, और दोस्तों इसी को जो है अवतल लेंस के नाम से भी जानते हैं और इसी को जो है अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, यानी इसी को कहते हैं द्विफोक्सी लेंस, जो कि प्रेस बायोपिया जैसे रोगों को दूर करने में काम में लिया जाता है। और दोस्तों सिलेंड्रिकल लेंस वो लेंस जिसे हिंदी के अंदर बेलनाकार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बेलनाकार लेंस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये वाला जो लेंस है ये काम में लेते हैं जैसे कोई दृष्टिवैषम्य में एस्टिग्मेटिज्म जो रोगी होता है, जिन्हें आडी और खड़ी लाइनों की पहचान नहीं हो पाती है, उन्हीं के अंदर ये सिलेंड्रिकल लेंस काम में लिया जाता है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाने वाला लेंस कौन सा है, यानी किस लेंस के माध्यम से जो है निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों एक संरचना के माध्यम से समझते हैं कि ये जो हमारी आँख है और यहाँ पर जो है हमारा रेटिना या दृष्टिपटल है। दोस्तों होता क्या है निकट दृष्टि दोष के अंदर, इस चीज़ को आप समझिए, निकट दृष्टि यहाँ तक लीजिए और इसको समझिए कि निकट की दृष्टि तो ठीक है और बाकी सब में जो है दोष है। यानी यहाँ पर होता क्या है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, यानी रेटिना से पहले ही जो है प्रतिबिंब बन जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए एक हमें ऐसा लेंस चाहिए जो प्रकाश की किरणों को फैला देता हो, प्रकाश की किरणों को जो है अपसारित कर देता हो। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को जो है फैला देता है और प्रकाश की किरणें फैल कर अपना प्रतिबिंब कहाँ पर बना लेगी, दृष्टिपटल या रेटिना पर बना लेगी। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी सही, कॉनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना से संबंधित है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना से संबंधित है।
तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। हाँ दोस्तों, देखिए ऑप्शन जो ए है यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, ये हमें पता है कि किसी भी समतल सतह से टकराकर अपने जिस दिशा से आता है और उसी दिशा के अंदर पुनः परावर्तित हो जाता है सेम कोण के साथ में। ऑप्शन जो बी आता है यहाँ पर हमारे पास में दोस्तों, ऑप्शन ए के कारण जो है प्रतिबिंब बनते हैं, किसी भी वस्तु का हमें दिखाई देना, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रकाश का जो है अपवर्तन है, प्रकाश का जो अपवर्तन है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें जो है तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, या आग जलती हुई कोई वस्तु है तो दूसरी तरफ से देखने पर वस्तुएं हमें हिलती हुई दिखाई देती है। दोस्तों ये घटना क्यों होती है? क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में थोड़ी कमी आ जाती है और उसी कमी के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाएगी, क्योंकि उसके वेग में कमी आ जाएगी और वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जैसे ही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से पुनः विरल माध्यम के अंदर प्रवेश करेगी तो वह प्रकाश की किरण उसकी जो है वेग में परिवर्तन होगा और फिर उसमें वृद्धि होगी, तो वह अपने चलने वाली समांतर दिशा के अलावा वह थोड़ी जो है अभिलंब से दूर हट जाएगी। दोस्तों प्रकाश की इसी घटना के कारण जो है तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा बी राइट। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर उर्वशी, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर लिंगामेट, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर टेंडन, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर फिलामेंट। हाँ दोस्तों, तो देखिए हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के जोड़ होते हैं, एक होते हैं हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले और एक होता है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले। तो दोस्तों जो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है उन्हें हम कहते हैं लिंगामेट, यानी जिसके अंदर हमारे मोच आती है उन्हीं को कहते हैं लिंगामेट। और दोस्तों जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं हम टेंडन। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मानव के कान कौन सी जो है ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं? मानव के कान कौन सी तरंगों को जो है सुन सकते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर अवश्रव्य तरंगे, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर श्रव्य तरंगे, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर पराश्रव्य तरंगे और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर अवश्रव्य अनुप्रस्थ तरंगे। हाँ दोस्तों, तो देखिए जो ऑप्शन ए है यहाँ पर हमारा अवश्रव्य तरंगे, उनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है लगभग 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की। दोस्तों 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की आवृत्ति होती है अवश्रव्य तरंग की, और इन तरंगों को जो है कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर सुन सकते हैं। दोस्तों ये तरंगे कहाँ से निकलती है? तो जब कोई भूकंप आने वाला होता है या फिर कोई ज्वालामुखी निकलती है तो उससे कुछ सेकंड पहले ये ध्वनि जो है इसका आभास होता है। दोस्तों हमारे हृदय के धड़कने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो भी एक अवश्रव्य तरंग का ही रूप होती है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी है। ऑप्शन बी जो है वो है हमारा श्रव्य तरंगे, यानी सुनने वाली तरंगे। तो मानव के कान कौन सी तरंगों को सुन सकते हैं? श्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। इसकी जो क्षमता होती है वो होती है यहाँ पर हमारी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। तो दोस्तों मानव के कान जो है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को जो है सुन सकते हैं। ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर पराश्रव्य तरंगे। दोस्तों इनकी जो आवृत्तियाँ होती है वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो इनके जो है मानव के कान नहीं सुन सकते। कुत्ते बिल्ली इनको सुन सकते हैं, चमगादड़ इनको सुन सकते हैं।
तो दोस्तों चौथा प्रकार आता है हमारे यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे, जो कि एक तरंगों का प्रकार है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में यहाँ पर कि इनमें से ध्वनि का मात्रक कौन सा है, यानी कौन सा जो मात्रक है वो ध्वनि को मात्रक करने में काम में आता है। तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर हर्ट्स, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर ऑडियोमीटर, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर डेसिबल, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पर ओडोमीटर। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जो हर्ट्ज है वो आवृत्ति का मात्रक होता है, यानी आवृत्ति को मात्रक करने के लिए कौन सा यंत्र काम में आता है, हर्ट्ज को काम में लिया जाता है। ऑप्शन जो बी है ऑडियोमीटर, वो ऑडियो को रिकॉर्ड करने के काम में आता है। ऑप्शन जो सी है हमारा यहाँ पर डेसिबल, दोस्तों डेसिबल ही जो है ध्वनि का मात्रक होता है, और इसका एक और मात्रक होता है जिसे बेल के नाम से जानते हैं। कौन सा होता है, बेल के नाम से जानते हैं। ओडोमीटर यहाँ पर जो है हमारी गाड़ियों के अंदर लगा हुआ आता है और जो है दूरी तय करने को मात्रक होता है। दोस्तों ध्वनि का जो मात्रक होता है यहाँ पर वो होता है हमारा डेसिबल, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से गाड़ियों की बैटरियों में काम में लिए जाने वाला अम्ल या फिर एसिड कौन सा है, यानी वह कौन सा एसिड है जो गाड़ियों की बैटरियों में काम में लिया जाता है मूल रूप से। तो ऑप्शन ए है हमारे पास में यहाँ पर HCl, ऑप्शन बी है हमारे पास में यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, और ऑप्शन सी है हमारे पास में यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल, और ऑप्शन डी है हमारे यहाँ पर बेंजोइक अम्ल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सवाल आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा, और हम कल देख के बताएंगे कि किसने जो है इसका सही आंसर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।